हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग विद द समरी पोर्शन। राइट, लेट्स फोकस। चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ट्यूट, द सागा कंटिन्यूस। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, द वर्ड सागा मीन्स अ लॉन्ग स्टोरी। एक्चुअली जो किंग ट्यूट, जिसकी ग्रेव टूम कब्र मिल गई 1920 के बाद 1922 में हावर्ड कार्टर को, उन्होंने उस वक्त निकाला। फिर बाद में बहुत सालों के बाद उसका एक्सरे हुआ। फिर अभी रिसेंटली ईयर 2005 में सीटी स्कैन हुआ। तो इनकी डेथ कैसे हुई, उस वक्त उनकी एज क्या थी, ये कई मिस्ट्रीज सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है द सागा कंटिन्यूस। अब जो समरी है वो मैंने दो हिस्सों में डिस्कस की है। पहले तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर समरी बताने के बाद जो इसकी हिस्ट्री है 3300 साल पुरानी, 3300 ईयर्स ओल्ड, वो मैंने अलग कर दी है। आपका जो चैप्टर है उसमें ये बीच में मिक्स्ड है, बट आई पर्सनली फेल्ट कि इससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को। हम अभी इसके अंदर वो जो ममी, वो जो एक तरह से जो ओल्ड डेड बॉडी को फाइंड आउट किया गया था, उसके साथ अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पहले डिस्कस करेंगे। फिर 3300 साल पहले क्या हुआ उसको अलग से डिस्कस करेंगे, तो उससे एकदम क्लैरिटी आपको आ जाएगी, है ना। जैसा मैंने हमेशा ही बताया है कि जो वीडियोज़ हैं वो हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड होती हैं, ये ngpaeducation.com है ना। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये फ़ोन नंबर्स भी हैं, आप कभी भी कांटेक्ट करना चाहें, और वहाँ से आप ये असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियोज़ भी उसी वेबसाइट पर आपको कनेक्टेड दिख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सो द चैप्टर डिस्क्राइब्स अबाउट द टूम ऑफ ए फेरो ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अ टूम, एक कब्र के बारे में ये पूरी कहानी है। किसकी? ऑफ अ फेरो। जैसे होता है ना किंग, तो जो पहले इजिप्ट हुआ करता था उसमें जो राजा है उसको उपाधि होती थी फेरो। ये एंशिएंट इजिप्ट की बातें हो रही हैं जितनी हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट नाउ बातें कब की हैं? 1370 BC, यानी कि ये आप मान के चलो कि 2000 से ऊपर साल तो जीसस क्राइस्ट को हो गए, और उससे भी 1370 बैकवर्ड, तो इस तरह से ये मिलाकर मोर देन 3300 ईयर्स हो गया, है ना। तो ये बातचीत है 1370 BC से लेके 1352 BC, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 18-19 साल का वो लड़का था जो राजा बना, और फिर उसकी डेथ भी हो गई। और कितने साल बाद, 3300 ईयर्स रफली के बाद, इन 1922 जो उसकी कब्र है, द टूम वाज डिस्कवर्ड इन 1922। आप देखिए किसके द्वारा? बाय द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। किसने ढूंढा इसको? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वज्ञानी ने इसको ढूंढा, जिसका नाम था हावर्ड कार्टर। राइट, तो हावर्ड कार्टर ने जो है इसको ढूंढा। ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ ए वेरी पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। ऐसा बताया जा रहा है कि एक बहुत ही पावरफुल फैमिली थी जिसने बहुत समय तक, यानी कि सेंचुरीज का मतलब समझते हैं, सैकड़ों सालों तक जिस फैमिली ने इजिप्ट, मिस्र पर राज किया, वो उसका आखिरी वारिस था, द लास्ट हेयर। राइट, द लेसन डिस्क्राइब्स हाउ सीटी स्कैन ऑफ ट्यूट्स ममी रिवील्ड अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट हिम। तो लास्ट में ये सीटी स्कैन भी हुआ। ओरिजिनली द टूम वाज डिस्कवर्ड इन 1922, फिर बीच में 1968 आई सपोज एक एक्सरे भी हुआ, और फाइनली अभी 2005 में, रिसेंटली आई शुड से, नॉट फाइनली, जो है सीटी स्कैन भी हुआ। राइट, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहा। करेक्ट। चलिए समरी की बात करें तो ही वॉज जस्ट ए टीन एजर व्हेन ही डाइड। जो किंग था वो बहुत अपनी आई विल से यंग एज में ही मर गया। ही वॉज लेड टू रेस्ट इन ग्रेव लेडन विद गोल्ड। तो उसको बहुत सारे सोने के साथ जो है वो रखा गया था। एक्चुअली शायद उस ज़माने में ये सोच थी कि आदमी को नेक्स्ट लाइफ में वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जो उसकी कब्र के साथ उसको रख के, जैसे होता ना, हम अगर मैं यहाँ से सपोज मुंबई जाऊँ तो मे बी मेरी वाइफ या मेरी मदर मेरे बैग में कुछ रख दें, मे बी एक बिस्किट का पैकेट, या हो सकता है कुछ पैसे मैं खुद रख लूँ, या मुझे दे दें कि भाई रख लो, इसको काम आ जाएंगे।
तो एक तरह से ये एक जर्नी है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, और वहाँ मैं मुंबई पहुँच कर उन चीज़ों को यूज़ कर लूँगा जो मैं दिल्ली से लाया हूँ। सो सिंपल। तो शायद इसी सोच के साथ जब डेथ हुई तो कुछ सामान रख दिया गया था कि अगले जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में वो सब काम आ जाएगा। खैर, तो जब वो टूम डिस्कवर हुई तो इट अराउज्ड द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल टू नो अबाउट ट्यूट। कोई चीज़ इस तरह की अगर यूनिक से मिल जाए और उसमें बहुत खजाना मिला था, क्यूरियोसिटी इसलिए भी जनरेट हुई, एक तो टिपिकल चीज़, ऊपर से इतने खजाने के साथ जब वो मिली तो इट गॉट द वर्ल्ड वाइड फेम। ये भी एक क्वेश्चन है कि आखिर इतनी क्यूरियोसिटी क्यों थी, इतना बार बार इसी को क्यों चेक कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट वॉज बिकॉज कि एक क्यूरियोसिटी लोगों में जनरेट हो गई कि आखिर किसकी है ये कब्र जिसमें इतना सोना और ये सब सामान मिला, और कौन था वो, और इस तरह की बातें आई कि भी वो एक यंग किंग था, फिर उसकी डेथ हो गई, तो भाई क्या रीज़न था, क्यों मारा। लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट जनरेट हो ही जाता है, नहीं? तो ऐसा ही कुछ हुआ। खैर, ही डाइड मोर देन 3300 years ago. A large number of tourists from around the world gathered to see the rock cut tomb. अब नेचुरली अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो फिर बहुत सारे लोग देखने आ ही जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़े पत्थर को काट के बनाई गई कब्र थी, रॉक कट टूम, है ना। दे गेज्ड एट द वॉल पेंटिंग्स, वहाँ पर पेंटिंग्स भी बनाई गई थी, और सीन वहाँ का डिस्क्राइब किया जा रहा है कि सम विजिटर्स रेड फ्रॉम द गाइड बुक्स, है ना, इन विस्पर मतलब एक तरह से बुदबुदाते हुए या फुसफुसाते हुए धीमी धीमी आवाज़ में वो लोग आपस में बात कर रहे थे या उसको रीड कर रहे थे बेसिकली। खैर, सो कार्टर फर्स्ट रिकॉर्डेड द फेरोज फ्यूनरल ट्रेजर्स। जो खजाना मिला था उसने उसकी रिकॉर्डिंग की। इट्स कंटेंट्स रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, यानी कि जो आज तक कभी मिला था उसमें ये रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था। रॉयल वर्ड होता है जब कभी आमतौर पर किसी राजा से कनेक्टेड कोई चीज़ें होती है ना, तो उसको रॉयल वर्ड बोल देते हैं। तो द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, आज तक जो मिली उसमें ये एक तरह से सबसे महंगी और कॉस्टली चीज़ें थी। इंक्लूड एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, यानी कि बहुत पुराने गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले जो ट्यूट के साथ रखे गए थे, और उसके साथ साथ कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें भी थी, जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड, वाइन। मैंने कहा ना, उनकी शायद ये सोच रही होगी कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं वो अगले जन्म में इसके काम आएंगी, तो या एक रास्ते में वो जा रहा है उसमें काम आ जाएंगी, व्हाटएवर, देयर मस्ट बी सम थॉट्स सिमिलर टू दिस। खैर, लेकिन जब उन्होंने वो कॉफिन्स को खोला तो जब फाइनली वो मम्मी तक पहुंचे थे, डेड बॉडी तक, तब उनको दिक्कत आई, क्योंकि रीज़न क्या था, द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन्ड। वो जो एक तरह से मैंने कहा ना, कुछ तरल सा पदार्थ था, चिपचिपा सा, वो लगाया गया होगा डेड बॉडी पे शायद उसको प्रिजर्व करने के लिए या एज ए पार्ट ऑफ सम रिचुअल। अब वो सख्त हो चुका था, और उसने क्या किया था, सीमेंटेड ट्यूब टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब वो इतना हार्ड हो चुका था कि उसने ट्यूट को, यानी ट्यूट की डेड बॉडी को, उस गोल्ड कॉफिन के साथ पूरा एक तरह से सीमेंट कर दिया था, जोड़ दिया था। अब वो हट ही नहीं हो सकता था, है ना। द सॉलिफाइड मटीरियल वॉज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ चिजल्स। तो वो छेनी मारकर जो है वो बॉडी को अलग किया गया। सो उन्होंने उसके हेड को अलग कर दिया। कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड, देखिए कितना उन्होंने, वैसे तो बाद में जब आएगा ना, वो उसको चिंता थी कि वो बॉडी ख़राब कर दी, उसने वैसे कसर तो नहीं छोड़ी थी कोई। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन में भी जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि ख़राब तो काफ़ी कर दिया गया था। सो कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और फिर उन्होंने रीअसेंबल कर दिया उसको। देन दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, है ना। वो दोबारा से उसको फिर रीअसेंबल कर दिया। दोबारा रिसेंबल करने से चलो डेड बॉडी ही है वैसे तो, लेकिन आप सोचिए ना कि एक डेड बॉडी भी, कौन सी डेड बॉडी, किसी राजा की, वो भी 3300 साल से रखी हुई थी, और उसने सब हिला के एक तरह से सब हिला दिया ना, उसको सर अलग कर दिया और उसके जॉइंट्स अलग अलग करके निकाल दिया बस किसी तरह से उसको। तो यही जो है उनकी चिंता थी, और इसी बारे में एक नाम आएगा आपकी स्टोरी में। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कई बार, कि ये थे मिस्टर ज़ही हवास। He was Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन थे।
तो ये आपको थोड़ा सा ये चीज़ें याद करने वाली होती हैं। तो ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़ एंड यू ऑब्जर्व दैट द ममी वॉज इन अ बैड कंडीशन बिकॉज वॉट कार्टर हैज़ डन इन द 1920s। तो यानी ये तो खैर अभी रिसेंट टाइम के हैं। तो इन्होंने ये महसूस किया कि कार्टर ने जो 1920s में किया था उसकी वजह से मम्मी जो है वो बहुत बैड शेप में है। वो बात अलग है कि स्टोरी के एंड में जब सीटी स्कैन की इमेजेस वो देखते हैं तब उनको थोड़ा सा रिलीव्ड लगता है कि नहीं इतना भी ख़राब नहीं है, कुल मिला के वो एक वर्चुअल बॉडी क्रिएट कर पाते हैं। खैर, तो 1968 में 40 साल के बाद एक प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी को और उसके बेसिस पे भी उन्होंने काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए। तो एक स्टार्टलिंग फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट तो ये बताया उन्होंने कि भाई इनकी तो ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स ही मिसिंग है, और उसकी वजह से ही फिर वो स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई बल्कि मर्डर हुआ होगा। खैर, फिर उसके बाद इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ 2003 में, और ट्यूट किंग्स मम्मीज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज दैट हैज़ बीन स्कैन्ड। तो उसमें नेचुरली फिर जब मम्मीज़ की स्कैनिंग स्टार्ट हुई तो सबके दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा कि किंग ट्यूट की मम्मी को ही पहले स्कैन किया जाए। उनका तो एक्सरे भी हो चुका था, वो 1922 में उनको वहाँ से एक बार निकाल भी लिया गया था। तो उसी के ऊपर जो है वो स्टडी की गई। सो आफ्टर स्टडिंग ऑल द इमेजेस दैट हैड बीन कलेक्टेड इन द स्कैनर इट वाज फाउंड दैट नो सीरियस हार्म। जब वो सारा किया ना सीटी स्कैन, तो नो सीरियस हार्म हैज़ बीन डन टू द मम्मी बाय कार्टर। वो कब प्रूव हुआ जाके? अब रिसेंटली जब वो सीटी स्कैन हुआ तो उससे फिर जो ज़ही हवास हैं ही वॉज ग्रेटली रिलीव्ड। जब उसको ये पता चला कि हाँ इतनी भी कोई टेंशन नहीं है, देन ही वॉज ग्रेटली रिलीव्ड। तो समरी जो है आपकी वो मैंने जैसे कहा था 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड की। तो यहाँ पर मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि वो ग्रेव, वो टूम 1922 में हावर्ड कार्टर ने निकालते वक्त देखा कि वहाँ पर क्या क्या गोल्ड और सब ऑर्नामेंट्स मिले। वो चिपक गई थी कॉफिन से, तो उसको चिजल यानी कि छेनी मारकर तोड़ ताड़ के बेसिकली बाहर निकाल के रीअसेंबल किया गया। इस बात से फिर जो मिस्टर ज़ही हवास थे उनको चिंता भी थी। खैर 1968 में एक बार उनके ऊपर एक्सरे किया गया, और रिसेंटली 2005 में आफ्टर इन 2005 इसमें डेट आगे आएगी, तो 2005 में इनका सीटी स्कैन किया गया और उससे फिर पता चला कि नहीं इतना भी कोई हार्म नहीं हुआ था। द ममी इज़ मोर और लेस इंटैक्ट। तो सिंपल है। जैसा फ्रैंकली मैं उस स्टूडेंट के रिएक्शन पर ही अपने कमेंट दे रहा हूँ कि उसने कहा था बहुत मुश्किल चैप्टर, तो देखा जाए तो सिंपल है। 1922 में किस तरह से बॉडी को निकाला गया और उसके साथ क्या चीज़ें मिली, ये पहला हिस्सा। 68 में एक्सरे हुआ, दूसरा हिस्सा 2005 में सीटी स्कैन हुआ, तीसरा हिस्सा खत्म। उसके बाद अब आते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं आपको पहले ब्रीफ में हिस्ट्री सुना देता हूँ। एक राजा था, राजा के बाद जो उसका बेटा आया वो थोड़ा संकी था। उसने जो पुराना भगवान था आमन, उसके मंदिरों को बंद करके आटेन सन गॉड को इंट्रोड्यूस कर दिया, अपना नाम बदल दिया, राजधानी बदल दी। उसके बाद थोड़े समय के लिए एक और राजा आया और फिर फाइनली आया राजा ट्यूट, जिसने सिर्फ 8-9 साल राज्य किया। उसके बारे में एक मुख्य बात यही आई कि उसने वापस गॉड आमन को रीएस्टैब्लिश कर दिया। बस इतनी सी स्टोरी है, ठीक है ना, इतनी सी स्टोरी है। मैं फिर से सुनाता हूं आपको स्टोरी, ताकि आपको स्टोरी याद हो जाए तो उसके बाद फिर पढ़ने में समझने में आसान हो जाता है। स्टोरी ये है कि एक राजा था, है ना, आमेनहोटेप। एक राजा था इस नाम से आमेनहोटेप, ये एक किंग था, करेक्ट। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। और आमेनहोटेप जो है इसने राज्य किया। उसके बाद उसका बेटा आया जो थोड़ा सनकी था, उसने भगवान को बदला, राजधानी को बदला। फिर उसके बाद एक और आया और फिर फाइनली आया ट्यूट, जिसने वापस गॉड आमन को रीएस्टैब्लिश कर दिया। बस इतनी सी कहानी दी है। कहानी तो बहुत बड़ी होगी, इजिप्शियन हिस्ट्री को छोटी थोड़ी होगी। आपको तो बस इतनी सी इंग्लिश की बुक के अंदर इस चैप्टर में दी हुई है। अपने को उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को या उन वर्ड्स को ध्यान से याद करना है। तो हम ये हिस्ट्री भी अगर पूछ ली जाए तो लिख पाएंगे, या इसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कर पाएंगे। तो ध्यान से मैं हिस्ट्री को रिपीट करता हूँ। आमेनहोटेप III वॉज द ट्यूट्स फादर और ग्रैंडफादर। ये बात भी मैंने आपको पहले क्लियर की थी कि ये ढंग से क्लियर नहीं होता कि वो फादर था या ग्रैंडफादर। क्यों? क्योंकि ही वॉज सक्सीडेड बाय आमेनहोटेप IV, वो उसका बेटा था, करेक्ट। तो अब इसके डेथ के बाद एक और राजा बना और फिर ट्यूट बना। तो अगर ट्यूट आमेनहोटेप IV का बेटा था
तो फिर तो अमेनहोटेप 3 ग्रैंडफादर हो गया, और अगर वो उसका छोटा भाई था, ठीक है ना, तो इसका मतलब फिर अमेनहोटेप 3 का बेटा 4 और 4 का छोटा भाई ट्यूट, तो इस हिसाब से फिर अमेनहोटेप 3 क्या हुआ, ट्यूट का फादर। बस इतनी सी बात है। सो आई एम स्टार्टिंग, अमेनहोटेप 3 वाज ट्यूट्स फादर और ग्रैंडफादर। ही वाज अ पावरफुल फेरो। मैंने बोला ना, राजा को फेरो की टर्मिनोलॉजी ये लोग देते थे, राइट। ही रूल्ड फॉर 4 डेकेड्स। डेकेड्स का मतलब 10 साल के पीरियड, तो यानी कि करीब 40 साल से ज़्यादा उसने राज्य किया। फिर उसके बाद अमेनहोटेप 4 आया। पहले ऐसे करते थे, नाम सेम रख के, जैसे होता है ना गुप्ता 1 गुप्ता 2, ऐसे समझ लो। जैसे मैं नीरज गुप्ता हूँ, तो फेमस पहले इस तरह से किंग 1 2 3 वो चलता है, तो 3 के बाद 4 आ गया, एक तरह से उसी का सक्सेसर। ही स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ये स्ट्रेंजेस्ट है, यानी बड़ा स्ट्रेंज पीरियड था। भगवान के मंदिर बंद कर दिए, एक भगवान को बंद करके दूसरे भगवान की पूजा फोर्स कर रहे हैं, राजधानी बदल दी, है ना। तो इसीलिए उसको वेकी, संकी भी कहा इस राजा को, 4 को। ही स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ही मेड हिज पीपल वर्शिप आटेन द सन गॉड। बोला भाई इसकी पूजा करो, सब इन भगवान की पूजा करेंगे। ही चेंज हिज ओन नेम। उसने अपना नाम भी जो है वो चेंज कर दिया और इसको कर दिया आखेनातन, जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ द सन। अपना नाम भी बदल के उसने आखेनातन कर दिया, जिसका मतलब था द सर्वेंट ऑफ द सन, ठीक है ना। ही मूव रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स। ये उसकी पुरानी ओरिजिनल राजधानी थी, उसको भी बदल दिया। जो राजधानी थी उसको भी बदला। कहाँ चले गए? अब वो चले गए नई आखेतातन में, जिसको अब अमारना बोलते हैं, है ना। द चीफ गॉड ऑफ द लैंड सो फार हैज़ बिन आमुन। ये जो आमन है ये थे ओरिजिनल गॉड, और बाद में ट्यूट ने इन्हीं को रीएस्टैब्लिश किया और अपना नाम भी इनके हिसाब से चेंज किया। तो स्टोरी मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट कहें सर आ गई समझ में, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट को शायद समझ में ना आई हो, मैं पहले उनके लिए वरिड हूँ और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिताजी ने अच्छा रूल किया, पावरफुल रूल किया। 3, पिताजी का नाम अमेनहोटेप 3। 4 आया, थोड़ा सनकी था, उसने भगवान बदला, राजधानी बदली। फिर उसके बाद एक राजा और बीच में आए, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली ट्यूट राजा बना और उसने फिर से गॉड आमन को रीएस्टैब्लिश किया। यही स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखेनातन ने क्या किया? ही स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ आमन एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग धर्म के साथ जो है इस तरह से करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर भगवान को नहीं मानता था तो उसकी इमेजेस को तोड़ दिया और सारे टेम्पल्स को बंद कर दिया। खैर, आफ्टर हिज डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेनखेरा, ये एक छोटे पीरियड के लिए अपीयर्ड ब्रीफली, है ना, थोड़े समय के लिए ये राजा बना। बट देन उसके बाद फिर यंग 11 साल के लड़के को राजा बना दिया गया, उसको एक तरह से ताज दे दिया गया, एंड उसका नाम जो था वो था ट्यूटनखेतन, है ना। ये उसका ओरिजिनल नाम था, किंग ट्यूटनखेतन। बट उसने भी फिर आमन के बेसिस पर जो है अपना नाम चेंज करके कर लिया ट्यूटेखामन, है ना, ताकि आमन, बेसिकली उसने वो आमन वर्ड अपने अंदर इंक्लूड किया, विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमन, है ना। ही ब्रॉट बैक ओल्ड लॉज एंड वेज ऑफ लाइफ। उसने फिर वापस घुमाकर वही कर दिया जो हमेशा से होता आया था। ऐसा बताया जा रहा है स्टोरी में कि दैट ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। सो ये है स्टोरी, और ये है उस मम्मी के साथ क्या हुआ 2-3 स्टेप्स में। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई सपोज कि आपको ये ईजिली समझ में आ गया होगा, और अब हम आपके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।